दोस्तों, जिस तरह कोरोना वायरस पिछले साल आई थी, ठीक इसी तरह एक वायरस कई साल पहले ही हमारे स्टीफन किंग की एक नोवेल में पाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन किंग की नोवेल द स्टैंड के बारे में। इस नोवेल पर पहले भी एक मिनी सीरीज और ढेर सारे कॉमिक बुक अलग अलग एडिशंस में आ चुकी हैं और इसी नोवेल पर बेस्ड हाल ही में एक और मिनी सीरीज आई है जिसमें खुद स्टीफन किंग ने एक नई एंडिंग ऐड की है। तो बिना देर किए द स्टैंड 2020 की कहानी पर जंप करते हैं। मैं पहले बता दूं कि इसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर जो सबसे पावरफुल हैं, डार्कमैन या रैंडल फ्लैग, और भी कई नाम है इसके। ये किसी के भी दिमाग में घुसकर उसके पास्ट और प्रेजेंट को जान सकता है, उसकी मेमोरी रीड करके। दूसरी तरफ मदर एबिगेल, जो मॉर्टल 108 ईयर की ओल्ड लेडी हैं। ये गॉड से बातें कर सकती हैं और किसी के भी ड्रीम में जा सकती हैं। एपिसोड 1 द एंड के ओपनिंग सीन में हम बोल्डर कोलोराडो के एक चर्च में बैठे लोगों की डेड बॉडीज सड़ते हुए देखते हैं और कुछ लोग चर्च के अंदर आते हैं ताकि वो डेड बॉडीज को बरी कर सकें। उन्हीं में से एक हैरोल्ड नाम के बंदे को वो सब देखकर उल्टी आ जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गई थी जिसे कैप्टन ट्रिप या सुपर फ्लू बोला जा रहा था, जिसमें दुनिया की 99% आबादी खत्म हो चुकी थी। बचे हुए लोग एक कॉलोनी रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कुछ लोगों को डेड बॉडीज बरी करने का काम दिया गया था। जिसके बाद सीन 5 महीने पहले ओंगविंक्विट मेन में शिफ्ट होकर उसी लड़के को दिखाती है। वो फ्रैनी नाम की एक लड़की को बाउंड्री में बने एक छेद से देख रहा होता है। फ्रैनी के डैड घर के बाहर गार्डनिंग कर रहे थे और फ्रैनी उनके लिए पानी लेकर आती है। उन्हें थोड़ा फीवर होता है तो फ्रैनी उन्हें रेस्ट कर लेने के लिए कहती है। ऐसा करते हुए हैरोल्ड को 2 लड़के पकड़ लेते हैं। वो किसी तरह उनसे बचकर भागता है। लड़के भी हैरोल्ड के पीछे भागते हैं और आखिर में हैरोल्ड को एक मरी हुई कोई चीज दिखती है, जिसके बाद वो अपनी साइकिल से गिर जाता है। वो लड़के उसे वार्न करते हैं और उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। वो किसी तरह अपनी फूटी हुई शक्ल लेकर घर पहुंचता है, जहां उसकी मॉम और सिस्टर को भी तेज बुखार होता है। उसके नाम की एक चिट्ठी किसी राइटिंग कंपटीशन से आई थी, जिसमें उसकी स्टोरी रैंक नहीं कर पाई थी। अब वो जब अपने कमरे में जाकर अपनी लैपटॉप चेक करता है, इट वॉज क्रैक्ड, और वो गुस्से में पागल होकर अपने लैपटॉप को पूरी तरह तोड़ देता है। दूसरी तरफ स्टू रेडमैन नाम के एक बंदे को क्वारंटाइन में रखा होता है, जहां हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि एर्नाटे टेक्सास में स्टू के गैस पंप में एक कार आकर टक्कर मारती है। अब स्टू और उनके साथी उस कार को पहले ही अनबैलेंस होते हुए देख चुके थे, तो कार के टक्कर से आग लगने से पहले स्टू ने गैस बंद कर दिया था। वो लोग उस कार के पास जाकर देखते हैं, जहां कैंपियन नाम का एक आदमी बुरी तरह बीमार होता है। उसका गला पूरी तरह स्वेल होकर बड़ा हो चुका था और उसे काफी हाई फीवर था। साथ ही उसकी बीवी बच्चे उस वायरस से अगली सीट पर मर चुके थे। कैंपियन स्टू से किसी क्लॉक के बारे में बताता है जो रेड हो चुका है, जिसका मतलब लॉकडाउन। स्टू के क्वारंटाइन सेल में डॉक्टर एलिस आते हैं, वो भी बिना मास्क लगाए, पर उसके सेल में एक मिलिट्री गार्ड होता है जिसने मास्क पहन रखा था। डॉक्टर एलिस कहते हैं स्टू कंटाजियस नहीं है, उसे गोइना पिग के साथ 70 घंटे रखा गया था और उन पिग्स को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर एलिस स्टू पे कुछ टेस्ट करवाते हैं और हर घंटे उसका थोड़ा सा खून लेते हैं ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके उस वायरस का क्योर बना सके। स्टू के अलावा हर कोई मर चुका था जो कैंपियन और उस वायरस के संपर्क में आया था। ओंगविंटिक मेन में भी कोई जिंदा नहीं बचा था सिवाय हैरोल्ड और फ्रैनी के। फ्रैनी अपने पिता को दफनाकर डिप्रेस्ड फील करती है, जिसके बाद वो अपने ड्रीम्स में खुद को कॉर्न फील्ड्स में पाती है, जहां उसे कुछ बच्चों की हंसने की आवाजें आती है पर वो उन्हें देख नहीं पाती। जिसके बाद वो कॉर्न फील्ड के सेंटर में जा पहुंचती है, जहां उसे एक डॉल मिलती है। वहीं एक बूढ़ी औरत अपीयर होती है जो अपना नाम एबिगेल फ्रीमेंटल बताती है और वो फ्रैनी को हेमिंगफोर्ड होम्स कोलोराडो आने को कहती है। दूसरी तरफ स्टू को जिस फैसिलिटी में रखा गया था, वहां भी एक नर्स के बच्चे को सुपर फ्लू हो गया था और मिलिट्री डॉक्टर एलिस एंड स्टू को एक दूसरे फैसिलिटी में ट्रांसफर कर देती है। हैरोल्ड को लगता है कि अब वो और फ्रैनी ही आखिरी सोल है और ये उनकी डेस्टिनी है। वो फ्रैनी को अपने साथ सीबीडी ले जाना चाहता था ताकि वो खुद पर टेस्ट करवा सकें।
अब फ्रैनी हैरोल्ड को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, ये पहले ही एक सीन में दिखाया जा चुका है। बावजूद इसके वो फ्रैनी के घर जाता है, जहाँ नॉक करने पर भी फ्रैनी दरवाजा नहीं खोलती। हैरोल्ड पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है। वो फ्रैनी को ढूंढते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहाँ फ्रैनी ने डिप्रेशन में आकर पिल्स का ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर हैरोल्ड उन पिल्स की उल्टियां करवा देता है, जिसके वजह से वो होश में आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। हैरोल्ड प्रेजेंट कंडीशन के बारे में फ्रैनी को बताता है और उसे सीबीडी अपने साथ चलने के लिए कहता है। स्टू भी अपने ड्रीम्स में कॉर्नफील्ड देखता है, जहां उसे एक वुल्फ दिखाई देता है, विच सिंबलाइज डार्क मैन। अब डार्क मैन एक पावरफुल एंटिटी है लाइक सैटर्न, पर वो खुद सैटर्न नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर एलिस उसके कैबिन में आते हैं। उन्हें भी सुपर फ्लू हो चुका था और वो स्टू को एक सर्जरिकल नाइफ देकर उसे मारने को कहते हैं। वहीं एक गार्ड भी स्टू के कैबिन में आता है, जो पूरी तरह से बीमार हो चुका था। उसकी डॉक्टर एलिस से बहस हो जाती है और वो डॉक्टर एलिस को गोली से मार देता है और स्टू को अपनी जान बचाने के लिए उस गार्ड के गर्दन पर नाइफ चला देता है, जिसके बाद दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वो कमांडर जनरल स्टार्की के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है शहर और उस फैसिलिटी के सारे लोग मर चुके हैं एंड जनरल स्टार्की को भी सुपर फ्लू लग चुका है। सो वो स्टू को आजाद कर देते हैं। हैरोल्ड एंड फ्रैनी भी अपने सफर के लिए निकल चुके थे एंड हैरोल्ड जहां से भी गुजरता अपना निशान छोड़ जाता। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट डे को देखते हैं, जहां बॉडीज को दफनाया जा रहा था। हैरोल्ड अब काफी बदला हुआ महसूस कर रहा था। अब वो रिस्पॉन्सिबल भी हो गया था और उसे एक फ्रेंड भी मिल गया था, जिसका नाम था टेडी वाइस है। पर वो भी एक ड्रीम में डार्क मैन और उसके वुल्फ को देखता है। डार्क मैन हैरोल्ड को ये कहकर लुभाने की कोशिश करता है कि वो बोल्डर में सिर्फ एक आम इंसान है, पर वो वेस्ट आ गया तो एक प्रिंस की तरह रहेगा, और उसे एक एमुलेट भी ऑफर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फ्रैनी एंड स्टू को एक साथ देखते हैं, जहां फ्रैनी प्रेग्नेंट होती है एंड उनके सामने तो हैरोल्ड काफी खुश होता है, पर हैरोल्ड को इस बात की पूरी जलन थी कि फ्रैनी स्टू से प्यार करती है। उसकी जेलसी इतनी बढ़ जाती है कि वो उन दोनों को मारने तक की सोचता है। जिसके बाद फिर से एक फ्लैशबैक में हम एक बायो वेपन फैसिलिटी को देखते हैं, जहां चार्ल्स कैंपियन एज ए मिलिट्री बॉय अपने कमांडर के ऑर्डर सुन रहा होता है। उसे फैसिलिटी लॉकडाउन करने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि वायरस फैसिलिटी में फैल चुकी थी। लॉकडाउन करने के बाद भी उसका डोर लॉक नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि वो वहां से भाग सकता है और जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है, पर उसका दरवाजा इसलिए लॉक नहीं हो रहा था क्योंकि डार्क मैन ने उसे रोक रखा था। डार्क मैन चाहता था कि कैंपियन बाहर निकले, जिसके साथ ये वायरस भी पूरी तरह से दुनिया में फैल जाए। कैंपियन भागते हुए क्वार्टर्स से अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल जाता है। उसे लगता है वो उस जगह से दूर चला जाएगा तो शायद उन्हें ये वायरस नहीं लगेगी। रास्ते में कैंपियन डार्क मैन को देखता है, जो कैंपियन से लिफ्ट मांगता है, पर कैंपियन गाड़ी नहीं रोकता। दूसरे ही पल वो डार्क मैन को अपनी पिछली सीट पर पाता है। एपिसोड 2 पॉकेट सर्वाइवर। इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक मॉल में लैरी अंडरवुड नाम के बंदे को देखते हैं, जहां लैरी ने कुछ और लोग इकट्ठा कर लिए थे, जिनमें से वो जोई एंड नदीन के साथ सबसे ज्यादा क्लोज था। हम यहाँ नदीन के पास भी एक सेम एमुलेट देखते हैं जो डार्क मैन ने हैरोल्ड को ऑफर किया था। लैरी उन्हें खाने के लिए बुलाता है, जिसके बाद नदीन अपना एमुलेट छुपा लेती है। लैरी उन लोगों को लेकर बोल्डर पहुंच जाता है, जहां उसे स्टू मिलता है। स्टू लैरी को मदर एबिगेल के बारे में बताता है कि लैरी भी उन 5 लोगों में से एक है जो बोल्डर को चलाएंगे। अब ये बात लैरी को थोड़ी अजीब लगती है कि स्टू उसका नाम पहले से जानता था। मदर ए ने उसे क्यों चुना, जबकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ खास अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन वो मदर एबिगेल पर बिलीव करता था। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां 5 महीने पहले लैरी न्यूयॉर्क सिटी में अपने किसी शो के बैक स्टेज में काफी नशे कर रहा होता है। शो के शुरू होते ही वहाँ एक आदमी आता है, जो लैरी को ये कहता है कि लैरी ने उसके गाने चुराए हैं। जिसके बाद वो लैरी को स्टेज पर आकर मारने लगता है और उसका शो बर्बाद हो जाता है। अब ये आदमी और लैरी कभी पड़ोसी थे, तो जब भी वो आदमी म्यूजिक प्रैक्टिस करता था, लैरी उसे सुना करता था। तो हो सकता है उसने कुछ हुक्स लाइन चुराए हो। दूसरी तरफ फोनिक्स एरिजोना के जेल में एक लॉयड हेनरी नाम के शख्स को दिखाया जाता है,
जहां वो अपने सेल में जॉर्ज ट्रास्क से इंट्रोड्यूस होता है। लॉयड ने कभी नोटोरियस आउटलॉ ब्रेक मतलब उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, पर पोक फ्रीमैन नाम का एक आदमी उसे अपने साथ एक स्टोर लूटने ले जाता है। तो पोक ने एक स्टोर स्टाफ पे बंदूक रख दी थी और लॉयड ने स्टोर कीपर पर, जिसके बाद स्टोर कीपर पैसे निकाल कर देने लगता है, पर पोक को छींक आती है और वो गोली चला देता है, जिसके बाद वो स्टोर का स्टाफ मर जाता है। ये देख लॉयड की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं मारा था और लॉयड उन लोगों में से था जिन लोगों को खून देखकर बीपी लो हो जाता है। अब इसके बाद पोक लॉयड को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने स्टोर कीपर को नहीं मारा तो वो उसे मार देगा। इतने में वहाँ पुलिस आ चुकी थी। स्टोर के पीछे से एक पुलिस अंदर घुस चुका था और वो पोक पे गोली चला देता है, जिसके बाद पोक भी पुलिस वाले पर गोली चलाता है। बाहर के पुलिस भी गोलियां बरसाने लगते हैं। पोक मारा जाता है और लॉयड को जेल हो जाती है। लैरी खुद को एक डेजर्ट में पाता है जहाँ उस पर एक स्पॉटलाइट गिरती है और उसे फैंस के शोर सुनाई देते हैं। उसकी फोन बजने लगती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। सो वो ये सब एक ड्रीम में देख रहा था। उसने जिस लड़की के साथ रात बिताया था उसकी नाक बहुत बह रही थी, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की उस पर चीखने लगती है। एक बार फिर लैरी को कॉल आता है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपनी माँ को डिस्चार्ज कर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वहाँ भी वही बंदा लैरी को मारने आता है जिसने लैरी को शो में पीटा था, पर उसकी खुद की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ऐसा नहीं कर पाता और फ्लू से वहीं मर जाता है। लैरी उसकी गन और गाड़ी में पड़ी ड्रग्स लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे फिर से नाइटमेयर्स आते हैं जहां वो डार्कमैन और मदर ए को देखता है। अब तक सुबह हो चुकी थी और 99% लोग मारे जा चुके थे, पर लैरी पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद वो रीटा से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रीटा लैरी को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। वो दोनों शहर से बाहर जाने की सोचते हैं क्योंकि शहर में हर जगह लाशों की बदबू फैलने लगी थी। अगली सुबह वो शहर छोड़कर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें 3 लोग मिलते हैं जो लैरी को बैग भर के पैसा देते हैं और बदले में रीटा के साथ सेक्स करना चाहते थे। लैरी वहाँ गोली चलाकर रीटा के साथ भाग जाता है और उनसे बचने के लिए लैरी रीटा को गडर में ले जाता है। लैरी गडर के रास्ते ही नॉर्थ की तरफ बढ़ के शहर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रीटा के लिए गडर की बदबू बर्दाश्त करने के बाहर थी, जिसके बाद वो बाहर निकल जाती है। लैरी गडर के रास्ते ही नॉर्थ की तरफ शहर से बाहर निकल जाता है, जहां होल से निकलने के बाद फिर से रीटा उसे मिलती है, जिसके बाद वो दोनों रात बिताने के लिए एक पुल के नीचे ठहरते हैं। लैरी के सोने के बाद रीटा पिल्स के ओवरडोज से सुसाइड कर लेती है। जेल में सारे कैदी और स्टाफ मर चुके थे, जहां लॉयड अकेला सेल के अंदर फंस गया था। भूख और प्यास से वो सूख गया था। उसने किसी तरह एक चूहा पकड़कर खा लिया था और ट्रैश के काव्स को खाने की कोशिश भी की थी। कुछ दिनों बाद जेल में डार्कमैन अपीयर होता है जो लॉयड को उस सेल से आज़ाद करता है, पर उसे अपना गुलाम बना लेता है। लैरी खुद मदर ए से बोल्डर जाकर मिलता है। लैरी हैरोल्ड से भी मिलता है, जिसके निशान देखकर लैरी बोल्डर तक पहुंच पाया था। फ्रैनी नदीन को एज अ जोई की मदर रहने को कहती है क्योंकि नदीन भी जोई एंड लैरी के साथ बहुत अटैच हो चुकी थी। बोल्डर में शिफ्ट हो जाने के बाद नदीन को अपने कमरे में एक ओइजा बोर्ड मिलती है, जिसके बाद एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 के ओपनिंग सीन में हम नदीन को बचपन में एक अनाथ आलय में देखते हैं, जहां उसकी रूममेट्स ओइजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट बुलाने की कोशिश करती है और वो लड़कियां नदीन को भी अपने साथ ओइजा बोर्ड में हाथ रखने को कहती है। पहले तो कुछ लड़कियों को मजाक लगता है, पर ओइजा बोर्ड में लगी पेंसिल नदीन का नाम लिखती है। वो लड़कियां ओइजा बोर्ड से अपना फिंगर हटाना चाहती थी, पर उनके फिंगर्स काइंड ऑफ फिक्स हो गए थे, जिसके बाद ओइजा बोर्ड में लगी पेंसिल पूरे फर्श में दौड़ने लगती है। वहाँ की केयर टेकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, तो उसे कमरे में लड़कियों की चीखने की आवाजें सुनाई नहीं देती। पेंसिल लिखते लिखते उड़ते हुए दीवार पर जा टकराती है और नदीन को छोड़कर बाकी लड़कियां कमरे से बाहर भाग जाती है। नदीन को अपने आगे नदीन विल बी माई क्वीन लिखा नजर आता है, जिसके बाद वो नींद से जागती है। नदीन को हमेशा ही ये अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी अपने ड्रीम्स में दिखती थी। इधर बोल्डर में येलो फरारी में एक ऐसा इंसान आता है जिसे डार्कमैन ने क्रूसीफाई किया था।
जिसे लैरी और स्टू इनकाउंटर करते हैं और उस इंसान को अपने साथ ले आते हैं, जहां स्टू एक डेफ एंड डम निक नाम के लड़के से पूछता है किसने उसके साथ ऐसा किया होगा। जिसके बाद हम फिर से निक के फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां 5 महीने पहले सोयो अरकान्स में वो एज अ लेबर काम करता था और शाम को एक बार में बियर पीने आया था। वो गलती से एक इंसान की बियर गिरा देता है, जिसके बाद डार्क मैन भी निक के विजन में आता है और वो निक को प्रलोभन देकर अपना राइट हैंड मैन बनाना चाहता था, पर निक उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है और डार्क मैन निक की आंखें फोड़ देता है। उसे हॉस्पिटल में एक और ड्रीम आता है, जहां वो मदर ए को देखता है। मदर ए के सामने वो बोल भी पा रहा था और सुन भी पा रहा था। वो निक को हैमिंगफोर्ड होम आने को कहती है, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में टॉम क्यूलन नाम का एक आदमी आता है जो इलिटरेट था और उसकी मेमोरी काफी वीक थी। वो निक को मदर ए के बारे में बताता है कि उसने उन्हें ड्रीम्स में देखा था और निक लिप रीडिंग कर समझ जाता है कि टॉम को भी मदर ए के ड्रीम्स आए थे। एक फ्लैशबैक में हम फ्रैनी और हैरोल्ड को देखते हैं, जो 4 महीने पहले आउटसाइड स्टेट कॉलेज पेंसिल्वेनिया पहुंच गए थे। वो पेट्रोल लेने के लिए वहां थोड़ी देर रुके थे, जहां उन्हें स्टू भी मिलता है, पर हैरोल्ड स्टू से इनसिक्योर फील करता है और फ्रैनी को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद स्टू एक कुत्ते कोजैक और उसके मालिक ग्लेन से मिलता है। ग्लेन एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे और वो पेंटिंग्स भी करते थे। ग्लेन स्टू को अपने घर ले जाता है और स्टू ग्लेन के ही घर उस रात रुक जाता है। हैरोल्ड फिर से फ्रैनी को प्रपोज करता है, पर फ्रैनी हैरोल्ड को रिजेक्ट कर देती है। सुबह स्टू को ग्लेन के घर एक्सप्लोर करते वक्त मदर ए की पेंटिंग दिखती है, जो स्टू और ग्लेन के ड्रीम्स में आई थी। स्टू को फ्रैनी की भी एक पेंटिंग मिलती है, जिसमें वो प्रेग्नेंट थी। वो ग्लेन को फ्रैनी के बारे में बताता है और वो लोग हैरोल्ड एंड फ्रैनी को ढूंढने निकल जाते हैं। मदर ए के आते ही डार्क मैन उस आदमी को पोजेस कर लेता है और उस इंसान की मौत हो जाती है। शाम को नदीन ओइजा बोर्ड की मदद से डार्क मैन से कनेक्ट होती है और डार्क मैन नदीन को हैरोल्ड की मदद से मदर ए और मदर ए के चुने हुए 5 कमेटी मेंबर्स को मारने के लिए कहता है। एपिसोड 4 में स्टू, फ्रैनी, निक, लैरी, ग्लेन मिलकर बोल्डर में रह रहे लोगों के साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इंसान जख्मी हालत में उनके पास आया था वो डार्क मैन से भाग कर आया था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और अब उन्हें रात को भी पेट्रोलिंग करनी चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद नदीन हैरोल्ड के घर आती है और वो उसे सेड्यूस करती है ताकि वो उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सके। वो उसे डार्क मैन के बारे में बताती है और हैरोल्ड को कमिटी मेंबर्स को मारने के लिए उकसाती है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां हैरोल्ड सफर के दौरान अपने दिल की बात फ्रैनी से कहता है, पर इस बार भी फ्रैनी ने हैरोल्ड को रिजेक्ट कर दिया था। वो लोग सुबह होने के बाद अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं और इस बार वो सड़क के बीचों बीच एक बड़ी सी गाड़ी को फंसा हुआ देखते हैं, बट ये एक ट्रैप होता है और इस बार हैरोल्ड और फ्रैनी इसमें फंस जाते हैं। गार्वी नाम का एक आदमी पहले से ही उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर मरने की नाटक करता है और उस सड़क से जो कोई भी गुजरता है ये उन्हें अपना बंदी बना लेता। उसने पहले से ही 2 लड़कियों को बंदी बना रखा होता है, पर यहाँ ठीक समय पर स्टू और ग्लेन आ जाते हैं और नोकझोंक में पहले 2 बंदियों में एक को गार्वी मार देता है और दूसरी गार्वी को मार देती है, जिसका नाम डायना था। स्टू और ग्लेन उन लोगों को अपने साथ बोल्डर ले जाने के लिए मना लेता है, जहां फ्रैनी अपने प्रेगनेंसी के बारे में स्टू को बताती है और इस तरह से हैरोल्ड, फ्रैनी एंड डायना भी बोल्डर पहुंच जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट सिनेरियो को दिखाती है। यहाँ नाइट पेट्रोलिंग करने वालों को रेंजर्स की यूनिफॉर्म दी जाती है और हैरोल्ड को अपनी यूनिफॉर्म में एक सेफ्टी एडवाइस वाली पर्ची मिलती है, जिसमें ये लिखा था कि रेंजर्स किसी तरह एक्सप्लोजिव यूज करके एवलांच क्रिएट करते हैं ताकि बर्फ के स्लोप सेफ रहे। बोल्डर कमेटी मेंबर 3 स्पाई को वेगस भेजने की सोचते हैं और वो भी मदर ए की परमिशन के बिना, जिनमें पहली स्पाई होती है डायना, दूसरी जज फेरिस और थर्ड टॉम कुलन। 3 महीने पहले एक फ्लैशबैक में जाकर हम देखते हैं जब निक एंड टॉम एक वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं और उन्हें हैमिंगफोर्ड होम का रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्हें वहां एक लड़की मिलती है जो वेयर हाउस में छुपी होती है। वो निक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जो टॉम को अच्छा नहीं लगता,
जिसके बाद निक टॉम को लेकर वहां से जाने लगता है। अब वो लड़की चाहती थी कि निक और टॉम उसके साथ रुके, जिसके बाद वो लड़की उन पर अपनी शॉटगन फायर करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों उसे अकेला छोड़कर जाएं। उस लड़की से भागते हुए निक एंड टॉम एक बस स्टैंड जैसी जगह पर छिपते हैं, जहां उन्हें हैमिंगफोर्ड होम का एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड मिलता है, जिसे फॉलो कर वो दोनों हैमिंगफोर्ड होम मदर एबिगेल के पास पहुंच जाते हैं। फिर प्रेजेंट डे में मदर ए निक को समझाती है कि जब तक खुद गॉड कोई कमांड नहीं देते हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बावजूद इसके कमिटी मेंबर्स अपने स्पाई छोड़ देते हैं। रात के वक्त हैरोल्ड और नदीन एवेलांच डिपार्टमेंट आकर एक्सप्लोजिव चुराते हैं। अब वहाँ पेट्रोलिंग करते हुए वाइजैक आ जाता है और नदीन वाइजैक पर गोली चला देती है और एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द स्टैंड 2020 की 1 से 4 एपिसोड की कहानी। अगली एपिसोड्स के लिए मैं एक दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें आगे की कहानी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मिस न कर सकें।